ओके, तो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है और ये लाइव प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये लाइव प्रोग्राम आप लोगों के लिए चल रहा है यूट्यूब में और यस, आई एम लाइव। तो धन्यवाद आप सभी का आज के क्लास में प्रेजेंट होने के लिए। और आज से हमने एक नया दौर शुरू किया है। वो दौर ये है कि हम लोग आज से जो क्लासेस हो रहे हैं उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये लाभ होगा कि हम लोग इसको एक ऑडियो लाइब्रेरी के रूप में डेवलप कर पाएंगे और यूट्यूब में वीडियोस देखने के साथ साथ आप लोग उस ऑडियो लाइब्रेरी में जाकर जो लेक्चर्स हैं उसको आप लोग सुन भी पाओगे। और अगर आप लोगों का मन है कंटेंट क्रिएशन करने का, आप लोग भी उस ऑडियो लाइब्रेरी में हेरिटेज स्टडीज से संबंधित अपने विचारों, अपने अध्ययनों और अपने अनुभवों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत आज से हुई है और आज से हम ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसा कि हम लोग करते हैं, और यूट्यूब लाइव में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो छात्रों की तरफ से ये सुझाव था कि जो वीडियोस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उन वीडियोस को प्लेलिस्ट के रूप में अरेंज किया जाए, जिससे कंटेंट एक्सेस करने में आप लोगों को सुविधा होगा। तो फिलहाल मैंने अपने यूट्यूब चैनल में जो डिपार्टमेंट में जो हिस्ट्री क्लासेस होते हैं उसको कंडक्ट करने के लिए मैंने बनाया है। तो उस यूट्यूब चैनल में आप लोग अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज एक प्लेलिस्ट है और दूसरा प्लेलिस्ट है हिस्ट्री ऑफ चाइना। तो ये दो प्लेलिस्ट हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को वीडियोस को देखने में और क्लासेस को देखने में सुविधा होगा। और सल्तनत काल के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर जो क्लासेस हुए हैं वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था। तो उसको हम लोग दोबारा रिकॉर्ड करेंगे क्लासेस के माध्यम से और फिर उस प्लेलिस्ट को भी बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो फीडबैक यूट्यूब में दिया। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि क्लास के बाद आप लोग यूट्यूब में अब सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग क्लास को देख रहे हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स जो यूट्यूब लाइव में मुझे देख रहे हैं, आप लोग जरूर वहाँ पर फीडबैक दीजिएगा। इससे हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलती है। ओके, तो हम लोगों का जो विषय वस्तु है डिस्कशन का वो है अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज, धरोहरों को समझना। यही हमारे कोर्स का टॉपिक है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि औपनिवेशिक काल में किस तरह से धरोहरों के संरक्षण की शुरुआत हुई। तो क्योंकि बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 1 में, जो पहला यूनिट है हमारा, उसमें पढ़ना है टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज। तो इन दोनों हेरिटेज के बीच जो अंतर है उसको समझने के लिए हमें औपनिवेशिक काल में देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी इतिहास के विद्यार्थी हैं और धरोहर को हम इतिहास से अलग नहीं कर सकते हैं और इतिहास को हम धरोहर से अलग नहीं कर सकते हैं। तो और अगर हम औपनिवेशिक काल को देखें, औपनिवेशिक काल को जाने, तो ये जो अंतर है टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज के बीच में, ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में जो धरोहरों का अध्ययन है उसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई। तो हमने कल और पिछले प्रोग्राम से मैं ये जाना कि धरोहरों को स्टडी करना, धरोहरों का अध्ययन, यह शुरू हुआ था सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में, जब जो प्राच्यवादी स्कॉलर्स हैं, प्राच्यवादी विद्वान हैं, उन लोगों ने भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, प्राचीन किताबें हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, उनका उन लोगों ने अध्ययन शुरू किया भारत को समझने के लिए।
और हमने यह भी देखा कि ये जो सारी किताबें हैं ये ओरिजिनल रूप में उपलब्ध नहीं थे, ये ट्रांसलेटेड रूप में या दूसरे लेखकों के द्वारा लिखा गया था। और ये जो हेरिटेज हम देखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज, और ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत। तो सांस्कृतिक विरासत जो है, सांस्कृतिक विरासत दो तरह की हो सकती है। सांस्कृतिक विरासत टेंजिबल भी हो सकती है, सांस्कृतिक विरासत इनटेंजिबल भी हो सकती है ना। तो हमने कल ये पढ़ा था कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शासन ने भारत में जो भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको उन लोगों ने प्रिजर्व या संरक्षित करने का प्रयास किया था। और उनका जो मुख्य उद्देश्य था इस संरक्षण में, उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि अपने आप को भारत का एक लेजिटिमेट रूलर साबित करना। वो ये दिखाना चाहते थे कि वो भारत के जिम्मेदार शासक हैं और एक पैतृक भावना के अंतर्गत वे भारत के धरोहरों को संरक्षित कर रहे थे, और इतिहास को तोड़ना मरोड़ना भी उनका उद्देश्य था। और जिस ये जो कंसेप्ट है कैसे इतिहास को अपने भाषा में परिभाषित किया जाए धरोहरों के माध्यम से, है ना। तो इस तरीके को, इस स्टाइल को, इस कला को, इस अध्ययन को हम लोग कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हेरिटेज, कि ऐसा हेरिटेज, ऐसे धरोहर जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसमें विरोधाभास हो। तो उन लोगों के अंग्रेजी शासन का जो नजरिया था भारत के धरोहरों के प्रति वह विरोधाभासी था। विरोधाभासी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारत की जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको दबाने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए वो अपने ढंग से साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत वो धरोहरों को परिभाषित, उनकी व्याख्या करते थे। हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के अध्ययन के द्वारा यह साबित करने का प्रयास किया गया R.E.M. व्हीलर के द्वारा कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता में आक्रमण किया था और आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। हालांकि बाद के शोधों में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है। तो आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य टॉपिक है, वो इस बात को समझना कि अंग्रेजों ने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया दो चरणों में। पहले चरण में उन लोगों ने इनटेंजिबल हेरिटेज को या अमूर्त धरोहर को प्रिजर्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। हाँ, तो 1858 के पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसने इनटेंजिबल हेरिटेज यानी अमूर्त धरोहर के संरक्षण में ही जोर दिया। जाने अनजाने उन लोगों ने अमूर्त धरोहर के संरक्षण में जोर दिया। अमूर्त धरोहर यानी कि भारत का वैसा सांस्कृतिक धरोहर जो किताबों के रूप में, जो टेक्स्ट के रूप में, जो ग्रंथों के रूप में हमारे सामने था। और 1858 के बाद जब ब्रिटिश शासन भारत में लागू हो जाता है, जब ब्रिटिश की पार्लियामेंट का शासन भारत में लागू हो जाता है और कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मूर्त धरोहर है, टेंजिबल हेरिटेज है, उसके संरक्षण की शुरुआत ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई। तो ये एक बेसिक अंतर है। 1858 के पहले जो धरोहरों के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति थी वो मूलतः अमूर्त धरोहर के संरक्षण तक ही सीमित थी। और 1858 के बाद अंग्रेजी शासन का आगमन या अंग्रेजी शासन की शुरुआत जब होती है तो हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो मुख्य जोर था वह किसके ऊपर था? वह था टेंजिबल हेरिटेज के ऊपर, वह था मूर्त धरोहर के ऊपर। तो एक बात आपके मन में आएगा कि 1858 के बाद अमूर्त धरोहर का अध्ययन, अमूर्त धरोहर को संरक्षण देना बंद हो गया और मूर्त धरोहर को संरक्षण देने की शुरुआत हुई, ऐसा क्यों? आपके मन में यह सवाल आ रहा है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो चैट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा है कि 1857 के पहले
उन्होंने अमूर्त धरोहर में ज़्यादा जोर दिया और 1858 के बाद उन्होंने अमूर्त धरोहर के संरक्षण पे जोर नहीं दिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि 19वीं सदी की शुरुआत में, 19वीं सदी के शुरुआत में, और मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आप लोग क्लास को कहीं पे पकड़ नहीं पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि कहीं पर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, कहीं पर और भी ज्यादा व्याख्या की जरूरत है, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में लिख सकते हो और आप लोग यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चंस को आप लोगों को क्लैरिफाई चाहिए। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उन प्रश्नों का पहले क्लैरिफिकेशन दूंगा और फिर अपने डिस्कशन को शुरू करूंगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि उन लोगों ने 1858 के पहले अमूर्त धरोहर पर जोर दिया और 1858 के बाद मूर्त धरोहर पर जोर दिया? इसका कारण यह है कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो प्राच्यवादी विचारधारा है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। प्राच्यवादी विचारधारा कमजोर पड़ने लगी और जो साम्राज्यवादी विचारधारा है वह मजबूत होने लगी। तो प्राच्यवादी विचारधारा कमजोर क्यों होने लगी और साम्राज्यवादी विचारधारा मजबूत क्यों होने लगी, यह भी एक सवाल उठता है। तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत में जब अंग्रेजों का शासन भारत में मजबूत होता जा रहा है, 1818 में मराठे हार गए, है ना, तो एक बहुत ही बड़ा शत्रु जो अंग्रेजों का था उनका पतन हो चुका था। तो धीरे धीरे अंग्रेजों के मन में, इंग्लैंड में और भारत में जो अंग्रेजी प्रशासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था, और ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जो जिसको लोग बोलते हैं पावर लॉबी, जो वहाँ के एमपीज थे और उनका अपना गुट था जो पावर लॉबी बनाते थे, है ना, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो उन लोगों का यह मानना था कि भारत में अब हमें पाश्चात्यवादी विचार को थोपना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पाश्चात्यवादी विचारधारा को बिल्कुल, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। तो प्राच्यवादी को हम बोलते हैं ओरिएंटलिज्म और पाश्चात्यवादी को बोलते हैं वेस्टर्न, है ना। वेस्ट मतलब प्राच्य मतलब पूर्व और पाश्चात्य मतलब पश्चिम। प्राच्यवाद मतलब पूर्ववाद और पाश्चात्यवाद मतलब पश्चिमवाद। तो ये दो थॉट है, प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद। इसका जो अर्थ है वो हम लोग इसको समझना पड़ेगा अगर धरोहरों को समझना है तो जैसे कि मैंने बताया था, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वो भारत को समझना चाहते थे भारत में शासन करने के लिए, और इसलिए भारत को समझने के लिए भारत के किताबों को पढ़ना जरूरी था। और भारत के किताबों को पढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ? भारतवाद। दो कंसेप्ट है, या तो भारत को समझा जाए और या तो भारत को नहीं समझा जाए, भारत में ब्रिटिश विचारों को थोप दिया जाए। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उनके सामने दो रास्ता था, एक अंग्रेजी संस्कृति को भारत के ऊपर थोप देना जिसको बोलते हैं पाश्चात्यवाद, वेस्टर्निज्म, और दूसरा था प्राच्यवाद, ओरिएंटलिज्म, यानी भारत को समझना, भारत के अनुसार भारत में शासन करना, भारत के ट्रेडिशंस के अनुसार, भारत के संस्कारों के अनुसार, भारत की मान्यताओं के अनुसार भारत में शासन करना, भारत में अंग्रेजी विचारों को नहीं थोपना। तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरुआत में मतलब 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। तो 1764 के बाद 1765 में जब बंगाल की सत्ता उनके हाथों में आती है तो 1765 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का यह ऑफिशियल पॉलिसी था कि वो भारत में अंग्रेजी विचारों को नहीं थोपेंगे। क्यों नहीं थोपेंगे? क्योंकि विद्रोह का डर था। अभी हम लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्न हो गए हैं, हमारे ड्रेस में, हमारे खान पान में, हमारे व्यवहार में, हमारी बोली में वेस्टर्निज्म का प्रभाव झलक रहा है। जैसे कि मैं जब बोल रहा हूं तो मैं कुछ इंग्लिश वर्ड भी बोल दे रहा हूं, आप लोग जब बोलते हो आप लोग भी कुछ इंग्लिश वर्ड बोलते हो, हमारा जो ड्रेस है वो भी इंग्लिश है, हमारा खाना भी इंग्लिश खाना से प्रभावित है। तो ये जो अभी तो हम बहुत ज्यादा वेस्टर्निज्म से प्रभावित हुए हैं, लेकिन अगर हम
250 साल पीछे जाए, लगभग 250 साल पीछे जाए, तो उस समय भारत के लोगों के लिए जो वेस्टर्न थॉट था, जो वेस्टर्निज्म था, वो बिल्कुल नया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि अगर हम भारत पे ब्रिटिश संस्कृति को थोपेंगे तो हमारे व्यापारिक जो इंटरेस्ट है, जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, जो व्यापारिक लाभ है, उस पर नुकसान पहुंचेगा। तो वो लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते थे जिससे उनके व्यापारिक लाभ में हानि हो। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, भारत में प्राच्यवाद को प्रोत्साहित दिया। उन लोगों ने भारत को समझने का कोशिश किया भारत के अध्ययन के द्वारा। और इस प्रयास में, भारत को समझने के इस प्रयास में, उन लोगों ने भारत के जो इंटेंजिबल हेरिटेज था, जो अमूर्त धरोहर थी, जो सांस्कृतिक धरोहर थी, उसको उन लोगों ने प्रिजर्व किया, जाने अनजाने। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन ओरिएंटलिस्ट विद्वानों का, उन प्राच्यवादी विद्वानों का। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1799 के बाद, 19वीं सदी कब से शुरू होती है? 1800 से। 1799 में क्या हुआ था? 1799 में क्या हुआ था? क्या हुआ था बताओ आप लोग, कुछ अगर ध्यान में है तो। 1799 में मैसूर हार गया। तो और मैसूर हार गया था, तो मैसूर का हारना अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि मैसूर यूरोप की तर्ज पर अपने आप को डेवलप कर रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैसूर का राजा टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट था। तो टीपू सुल्तान के हार के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, 1799 के बाद, हम देखते हैं कि अंग्रेजों का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। और 1818 में मराठों के हराने के बाद यह बात उनके दिमाग में बैठ गई कि भारत के राजा, भारत के शासक अब वही हैं। तो चूंकि अब वो भारत में शासन करना चाहते थे और भारत के लोगों से डरते भी नहीं थे, अब डरने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत डर लिया, हमने बहुत प्राच्यवाद को प्रोत्साहन दिया, अब हम भारत के लोगों से नहीं डरेंगे, क्योंकि अब हमें डराने वाला कोई नहीं है, अब भारत पे हमारा कब्जा हो चुका है। इसलिए उन लोगों ने पाश्चात्यवाद को प्रोत्साहन दिया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की शुरुआत हुई। अंग्रेजी शिक्षा को लागू होने की शुरुआत हुई। और 1835 में लॉर्ड मैकेले ने उनका जो मिनट है, वो बहुत ही फेमस मिनट है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अ सिंगल शेल्फ of a European library is far more better than the entire literature of East। मतलब कि जो ईस्टर्न दुनिया, जो प्राच्य दुनिया है, प्राच्य दुनिया मतलब मुस्लिम दुनिया, भारत और चीन, यूरोप के बाहर जो दुनिया है उसको बोलते हैं पूर्वी दुनिया। तो मैकेले का बोलना था कि पूर्वी दुनिया के जितने भी लाइब्रेरीज हैं, पूर्वी दुनिया के जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो एक तरफ, और यूरोप का एक लाइब्रेरी का, एक बुक सेल्फ का एक सेल्फ है ना। जैसे कि अगर पीछे आप लोग देख रहे हो तो 3 बुक सेल्फ आपको दिख रहा है। तो मैकेले के बोलने का मतलब था कि उस 3 बुक सेल्फ में कोई एक सेल्फ को आप ले लो और उसमें जो किताबें हैं वो पूर्वी दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, जितने भी लाइब्रेरीज हैं, उससे ज्यादा समृद्ध है। यानी उन्होंने सीधे सीधे ये दिखाने का कोशिश किया कि पूर्वी दुनिया असभ्य है, पूर्वी दुनिया का साहित्य असभ्य है, पूर्वी दुनिया की किताबें असभ्य हैं, पूरी दुनिया के लाइब्रेरीज बेकार है, वहां कोई ज्ञान नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। अगर कहीं ज्ञान और विज्ञान है तो वह यूरोप के लाइब्रेरी में है। उनके लाइब्रेरी का बुक सेल्फ का एक सिंगल सेल्फ, यानी एक बुक सेल्फ का एक सिंगल सेल्फ काफी है। वो बुक सेल्फ ज्यादा समृद्ध है पूर्वी दुनिया के पूरे साहित्य से। तो यहां आप लोग देख ही रहे हो कि वो लोग सीधे सीधे इस बात को प्रमाणित करने का कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वी दुनिया का साहित्य समृद्ध नहीं है। जब पूर्वी दुनिया का साहित्य समृद्ध नहीं है तो पूर्वी दुनिया का साहित्य को पढ़ा ही क्यों जाए। यानी कि जो प्राच्यवाद था और जो पाश्चात्यवाद था, दोनों में एक मूलभूत अंतर यही था कि प्राच्यवाद भारत के ग्रंथों को पढ़ना चाहता था भारत को समझने के लिए, और पाश्चात्यवाद का मानना था कि भारत के ग्रंथों को पढ़ना जरूरी नहीं है भारत को समझने के लिए, भारत को शासन करने के लिए। इसलिए जो
जो एक जो हम बोल सकते हैं जो एक क्रेज था, ये जो मिशन था प्राच्यवादियों का, भारत की किताबों को पढ़ना, भारत को समझना, यह 1858 के बाद बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। और फिर अंग्रेजों ने कोई पैसा खर्च नहीं किया भारत से किताबों को ट्रांसलेट करने के लिए। और 1858 के बाद भारत के पुरानी किताबों को पढ़ना, भारत के सभ्यता को पढ़ना, भारत के धार्मिक किताबों को पढ़ना, यह काम किसने किया? यह काम किया इंटरेस्टिंगली, यह काम किया राष्ट्रवादी विद्वानों ने। राष्ट्रवादी विद्वान, हाँ, अब राष्ट्रवादी विद्वान भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के ऐतिहासिक किताबों को, भारत के प्राचीन किताबों को पढ़ रहे हैं। और जो अंग्रेजी शासन है, जो अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश सरकार जो है, वह अब किताबों को पढ़ने, किताबों को ट्रांसलेट करने, किताबों को पब्लिश करने में अब वो पैसा खर्च नहीं कर रही है, बल्कि अब उसका फोकस है मूर्त धरोहर के संरक्षण में। जैसे भारत के अभिलेखों को पढ़ना, जैसे अशोक के अभिलेखों को पढ़ना, जैसे भारत में ऑल इंडिया सर्वे करना, भारत में जो म्यूजियम्स हैं, म्यूजियम्स के द्वारा जो खुदाई से सामान प्राप्त हो रहा है उसको संरक्षित करना। अब वो भारत को समझना चाह रहे हैं, भारत की किताब को पढ़कर नहीं, भारत की मूर्त धरोहर को पढ़कर। भारत को समझना वो चाहते हैं, लेकिन किताबों को पढ़कर नहीं। 1858 के बाद भारत को समझने के लिए वे भारत के मूर्त धरोहर के संरक्षण में उन लोगों ने जोड़ दिया। जैसे कि जो प्राचीन इमारतें हैं उनका उन लोगों ने पुनरुद्धार किया, प्राचीन इमारतों का उन्होंने संरक्षण दिया, प्राचीन सिक्कों को उन लोगों ने एकत्रित किया, उसको म्यूजियम्स में उन लोगों ने प्रिजर्व करने का कोशिश किया। उन लोगों ने अभिलेखागार को बनाया, अभिलेखागार मतलब आर्काइव्स को बनाया, जहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सुरक्षित रखने लगे। क्योंकि भारत को शासन करने के लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड चाहिए, तो उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने लगे। जो ये जो SEC कोर्स है, इसमें आपको दो चीज पढ़ना है, एक अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज और एक आर्काइव्स एंड म्यूजियम। तो हम अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज को पढ़ रहे हैं, आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स को नहीं। लेकिन धरोहर सुरक्षित कहाँ रहता है? धरोहर सुरक्षित रहता है आर्काइव्स एंड म्यूजियम में। तो ये दोनों कोर्स एक दूसरे के पूरक है। हम अंडरस्टैंडिंग हेरिटेज जो हमारा कोर्स है, इसको हम आर्काइव्स एंड म्यूजियम से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि म्यूजियम्स में ही धरोहर को संरक्षित किया जाता है। तो ये जो म्यूजियम्स और धरोहर के बीच जो रिश्ता है, टूरिज्म और हेरिटेज के बीच जो रिश्ता है, नेशनल आइडेंटिटी और हेरिटेज के बीच जो रिश्ता है, जो हमारे सामने आता है कॉन्फ्लिक्ट हेरिटेज के रूप में, इन सारे कंसेप्ट के ऊपर हम अगले जो हमारे क्लासेस होंगे हम उसमें स्टडी करेंगे। तो आज का क्लास का मुख्य उद्देश्य यही था, इस बात को समझना कि 1858 के पहले मूर्त धरोहर के संरक्षण में जोर दिया गया, अमूर्त धरोहर के संरक्षण में जोर दिया गया, इंटेंजिबल हेरिटेज के संरक्षण में जोर दिया गया, और 1858 के बाद टेंजिबल हेरिटेज के संरक्षण में जोर दिया गया। क्योंकि 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार का मानना था कि भारत के किताबों में ज्यादा कुछ नहीं है, उसको पढ़ के ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए भारत के मूर्त धरोहर को पढ़ना है। और मूर्त धरोहर को पढ़ने के लिए, यानी टेंजिबल हेरिटेज को पढ़ने के लिए, जैसे इमारतें, स्तूप, मंदिर, पुरानी मस्जिदें और बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, इन सारी चीजों का अन्वेषण जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उन लोगों ने शुरू की। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अपने आप में बहुत ही एक युगांतकारी घटना थी भारत के इतिहास में। और अगर हम एशियाई इतिहास की बात करें तो आने वाले क्लास में हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टेंजिबल हेरिटेज है उसके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, और क्या क्या उद्देश्य था, क्या क्या साम्राज्यवादी विचारधारा थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्थापना में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक विषय है हमारे पढ़ाई का, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, और मैं YouTube लाइव में हूं, तो अभी मैं YouTube लाइव में एंड कर दूंगा अपने संप्रसारण को, और गूगल मीट में जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन है वो गूगल मीट में चलेगा।
थैंक यू आप सभी को। तो गूगल मीट में हमारा क्लास चल रहा है और